कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कोशिकाएं पढ़ी हैं, है ना, मतलब हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने लेक्चर 1 में यहाँ पर क्या क्या देख लिया था? लेक्चर 1 में हमने कोशिका का समग्र अवलोकन देख लिया था, है ना, कोशिका सिद्धांत देख लिया था और कोशिका क्या है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेक्चर 1 में देख लिया था। अब जो लेक्चर 2 है, उस लेक्चर 2 में हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका देख ली थी, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और आज जो है हम यहाँ पर राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देख लो, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन नीट और सीयूटी के बनने वाले हैं, है ना, एनसीईआरटी बुक के आधार पर, वो आपके आसान हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो तो हम आज पढ़ने वाले हैं राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। देखो बच्चों, कोशिका से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी बुक अच्छे से लगा लोगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। और एक एक लाइन को अच्छे से आप समझोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर अब प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में बटे हुए होते हैं, ठीक है। ये किनकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है राइबोसोम कोशिका में, राइबोसोम कोशिका में बात कर रहा है किसकी? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है राइबोसोम की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है जीवाणु, और जीवाणु में किसकी बात कर रहा है? ये राइबोसोम की बात कर रहा है। और जो राइबोसोम है यहाँ पर ये किस प्रकार का है? 70S प्रकार का है। किस प्रकार का? 70S प्रकार का। अब इसे याद रखना है बच्चों आपको कि यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि जो जीवाणु है ना, उसमें कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S। और ये कितनी इकाइयों से मिलकर बना है? तो 2 इकाइयाँ हैं यहाँ पर। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? एक है 50S और एक क्या है? 30S, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 70S प्रकार का क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। फिर आगे क्या लिखा है? जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ना, ये 2 इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है? 70S राइबोसोम बनाती हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर, है ना, मतलब जो ये आरएनए है ये क्या हो जाएंगे? ये आरएनए, ये जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम अब आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। लेकिन ये जुड़ेंगे किससे? ये जुड़ जाएंगे आरएनए से। ये राइबोसोम जो है ये किससे जुड़ जाएंगे? आरएनए से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? बहु राइबोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों? बहु राइबोसोम बोलेंगे, ठीक है। इसे याद रखें। जब आपस में राइबोसोम किससे जुड़ जाते हैं? आरएनए से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम किससे जुड़ जाते हैं? आरएनए से जुड़ जाते हैं, है ना, आरएनए से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राइबोसोम संदेशवाहक किससे जुड़ जाते हैं? आरएनए से। क्या बनाते हैं? बहु राइबोसोम बनाते हैं। बहुसूत्रकार राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब ये किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? अंतर्विष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ, है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बचे हुए पदार्थ हैं कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। मतलब यहीं पर संचित हो जाते हैं जो भी पदार्थ बचे हुए हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। यहीं पर ये
कोशिका द्रव्य में पड़े रहेंगे। उदाहरण के लिए कौन कौन है, जैसे कि फास्फेट कणिकाएं हैं, फाइसिन कणिकाएं हैं और ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, गैस राजधानियाँ हैं, नीलहरित है ना, बैंगनी, हरी प्रकाश संश्लेषी जो कि जीवाणुओं में मिलती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में आगे जो है यहाँ पर पादप कोशिका का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये पादप कोशिका का डायग्राम दिया है और कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका, जो कि आप पिछली कक्षाओं में बहुत बार इसे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पिछली कक्षाओं में भी ये था, ये 9th में था। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका तो आपको अच्छे से याद होगी। यहाँ पर जो इसके कोशिकांग हैं आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, जितने भी इसके कोशिकांग, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर कौन सी कोशिका मिली, यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिली। कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, अब जो देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, कौन सी कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जा रही थी, ये पाई जा रही थी जीवाणु में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में पाई जा रही थी, नील हरित शैवाल में पाई जा रही थी, नील हरित शैवाल में पाई जा रही थी, माइकोप्लाज्मा में पाई जा रही थी। ठीक है, PPLO में पाई जा रही थी। अब यहाँ पर ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये सब, इनको हमने एक जगत में रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं, है ना, जीवाणु, है ना, ये सब आ जाते हैं, माइकोप्लाज्मा। और ये मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सारे जीव हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में कौन आ जाता है, मोनेरा, और मोनेरा जगत में सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, है ना, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब सोचो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में मोनेरा जगत आ गया। अब यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आ जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर कौन कौन आ सकते हैं, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा जगत आ जाएगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कवक आ जाएगा, फिर पादप, प्लांट आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, जंतु आ जाएंगे। मतलब केवल और केवल यहाँ पर एक जगत को छोड़कर, जैसे मोनेरा जगत जो है वो प्रोकैरियोटिक में आएगा, और बाकी जितने भी जगत हैं, 4 जगत बचे, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये सब किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोटिस्टा, कवक जो भी है सब किस में आ जाएंगे, अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आ जाएंगे। तो इसे हम पढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। मतलब जितने भी, है ना, लगभग जितने भी प्राणी है, पादप है ना, इनमें क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार अंगक नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक में झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमयी केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना के देखूँ तो यहाँ पर एक मान लो कोशिका है, कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। ठीक है, इस जंतु कोशिका में यहाँ पर केंद्रक है, और इस केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जा रही है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है, और कोशिका के भी चारों तरफ क्या पाई जा रही है, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रही है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक, है ना, मतलब कि केंद्रक के चारों तरफ क्या है, झिल्ली, झिल्ली में केंद्रक का आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती है ना, कहाँ पर, कोशिका के अंदर। ठीक है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, है ना, कंकाल जैसी संरचना होती है, अंतःकंकाल बोला जाता है,
जिसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो यहाँ से लगा रहता है, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसे अंतःकंकाल भी बोला जाता है ना, जो केंद्र झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक लगा रहता है ना, और पूरी कोशिका में फैला भी रहता है। तो यहाँ पर इसमें इस कोशिका में क्या रहता है, आनुवंशिक पदार्थ भी है ना। फिर देखो आगे, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है, पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, किसमें, पादप कोशिकाओं में, है ना। जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि प्राणी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि हरित लवक नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, पादप कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। रसधानियाँ जो है वो कहाँ पर होगी, पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है, ठीक है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, मतलब कि किस में मिलेगा, जंतु कोशिका में मिलेगा, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जो यहाँ पर तारक काय की बात कही है, इम्पोर्टेंट है। तारक काय जो होता है वो कोशिका के विभाजन के लिए जाना जाता है ना, उसका कार्य है कोशिका को विभाजित करना। तो तारक काय जो है वो केवल किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लेकिन जो निम्न पादप है ना, निम्न कोटि के जो प्लांट हैं, जैसे कि हरित लवक शैवाल है ना, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल है, ठीक है, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा, जो निम्न कोटि के या बोल सकते हैं कि जो निम्न प्रकार के जो पौधे हैं, है ना, निम्न प्रकार के पौधे जो हैं उनमें तारक काय उपस्थित होता है। अब प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमने देख लिया है यूकेरियोटिक, हमने प्रोकैरियोटिक देख लिया है, हमने यूकेरियोटिक देख लिया है, ठीक है बच्चों। मतलब हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी देख ली है और यूकेरियोटिक कोशिका भी देख ली है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका से आ सकते हैं या यूकेरियोटिक कोशिका से आ सकते हैं, मैंने आपको सब यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी अच्छे से समझा दिया है, एनसीईआरटी बुक अच्छे से समझा दी है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, है ना, ताकि आपको एक एक लाइन अच्छे से एनसीईआरटी की याद हो जाए। और बुक में भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन कर लें, है ना, और जो अच्छे पॉइंट हैं उन्हें हाईलाइट कर लें। और हो सके तो आप अपने स्वयं के नोट्स अच्छे से बना लें, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।